नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन लगातार दूसरा दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली का दौर फिर से बनता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 1% का कट निफ्टी में आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा और इस बिकवाली में मेजरली सेकेंड हाफ के अंदर आप कह सकते हैं अनवाइंडिंग है। कल के सत्र में भारतीय बाजार बंद है, तो उससे ठीक पहले कोई भी ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं हो रही, जिसका भी इंपैक्ट मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुगर, फर्टिलाइजर, पीएसयू बैंक, मीडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा थोड़ी प्रेशर रहा आज मेटल स्पेस के अंदर, बीएफएसआई में, आईटी में, कैपिटल गुड्स, जहां पर अच्छे नंबर सीमेंट्स ने दिए और एलएनटी के नंबर्स आने भी हैं, लेकिन इनसे पहले पूरे स्पेस के अंदर बिकवाली देखने को मिली। और ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो बिकवाली थी वो कम थी। कल भी यही हुआ था, बिकवाली फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज्यादा थी, मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में था। आज भी ऐसे ही हुआ, बिकवाली फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी, लेकिन सेकंड जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां बिकवाली की इंटेंसिटी थोड़ी कम जरूर देखने को मिली। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन 1:1 था, कल 2:1 था, आज 1:1 था, यानी कि मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही जो ब्रॉडर मार्केट है बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी में टाटा मोटर्स, टाइटन, मारुति, पावर ग्रिड, कुछ ऐसे नाम थे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। हालांकि मेटल स्पेस के अंदर आज जरूर प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखाई पड़ी। और इंपॉर्टेंट आज का सत्र इसलिए भी होता है कि कल के सत्र में भारतीय बाजार बंद है, तो अब उससे ठीक पहले मार्केट्स किस तरह से आगे कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी पोजीशंस को या ओवरनाइट पोजीशंस को, क्योंकि अगले सत्र के बाद हम आएंगे फ्राइडे को और उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी है, तो बाजार थोड़ा सा कॉशियसली अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। पहला नाम संतोष दुबे जी का है। IRFC को लेकर एक सवाल आया है। संतोष जी, IRFC वैसे तो अभी रिसेंटली थोड़ा स्टीम आया है स्टॉक के अंदर, लेकिन कैच यही है कि हाल की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसके पीछे है नहीं। फंडामेंटल के लिहाज से भी अब तक बहुत क्वार्टर्स के नंबर आए नहीं है, तो सिचुएशन कहना मुश्किल है। इक्विटी फ्लोट बड़ा है, IPO का प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया है, एक बार वो क्रॉस कर जाए तो फिर भी स्टॉक के अंदर स्टीम आ सकती है। 2660 हाल का हाई है इसका, उसको अगर ये पार करता है तो और सस्टेन करता है तो शायद इसमें स्टीम बढ़े। इस लिहाज से आप तो सोचिएगा, क्योंकि IPO में सप्लाई आएगी, जो भी IPO में जिनको अलॉटमेंट है उनको मौका मिलेगा 26 के आसपास निकलने का, बड़े इन्वेस्टर भी, तो शायद वहां पर थोड़ी अनवाइंडिंग होगी, इसलिए आप उस लिहाज से इस पोजीशन को देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ट्राइडेंट को लेकर आया है। आज 3300 शेयर 1900 रुपए के दाम पर। राकेश जी, 2-3 चीजें हैं ट्राइडेंट में। पहला, बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। दूसरा, टेक्सटाइल स्पेस वैसे भी अच्छा है। तीसरा, टेक्सटाइल, इन्होंने अभी 10 तारीख को अपने सेल्स के नंबर दिए थे, वो नंबर्स काफी इंकरेजिंग थे, इसलिए बाजार ने इसको तेजी में लिया। आज भी शेयर अपर सर्किट पे खुला था, लेकिन एक बड़ी डील हुई, एक बड़ा चंक आया था बिकने के लिए, करीब करीब 1.5 करोड़ शेयरों का, 1.25 करोड़ शेयरों का BSE पे, जिसकी बाद ये शेयर एकदम से टैंक हुआ और लोअर सर्किट पर लग गया। हालांकि ये इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं थी लोअर सर्किट की, तो शायद अगले सत्र में शुक्रवार को खुले नीचे और फिर वापस घूम जाए, तो बहुत ज्यादा अभी रिस्क नहीं है, आप बने रह सकते हैं। 25-30 रुपए के आसपास आप निकल भी सकते हैं। आगे अब बातचीत करते हैं HCL टेक को लेकर। प्रसून साहब, HCL टेक डिपेंड करता है, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छी कंपनी है, कैश कंपनी है, IT स्पेस के दिग्गज है, स्ट्रॉन्ग सक्सेशन प्लान भी अब कंपनी का सामने आ चुका है। रादर कल ही में इसकी नई मैनेजमेंट के बारे में, जो रोशनी नादर के बारे में पढ़ रहा था, मीडिया बैकग्राउंड से हैं और काफी समय से इस कंपनी में वो एसोसिएटेड भी हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एस्केलेट करके इस पोजीशन के अंदर आई हैं, तो आप बने रह सकते हैं। कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब कुछ डिपेंड करता है आपके नजरिए पे। वैसे ही कंपनी लंबी अवधि के लिए रखने लायक है। ब्रोकरेज हाउस से टारगेट स्विच के करीब 1000 रुपए, 1200 रुपए, रादर 11, 1250, 1300 के टारगेट भी है, तो आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। अच्छा, कैम्स के 15 शेयर 1358 रुपए के दाम पर है। 1 साल का नजरिया है, SIP कर सकते हैं, 15 साल का व्यू है। सुमित साहब, सवाल सही है, नजरिया भी ठीक है और तरीका भी सही है। SIP भी करनी चाहिए और 15 साल के नजरिए के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैच ये है कि शेयर खाली अकेला कैम्स मत रखिए, आप कई सारे शेयर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर आप कॉल लेकर चल सकते हैं। अच्छा, SBI, PNB और केनरा बैंक। सर, SBI, PNB, केनरा बैंक तीनों में ही एक चीज क्रूशियल है कि आप
एसबीआई के अंदर अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। कल ही हमारी मानस से बात हो रही थी और वो यही मानते हैं कि आप एसबीआई को प्रेफर्ड पिक के तौर पे मान के चलें। दूसरा उन्होंने नाम लिया था केनरा बैंक का और तीसरा नाम लिया था शायद इंडियन बैंक का। ये 3 नाम उन्होंने रखे थे जहां पर आप दाम लगा सकते हैं। नजरिया के अगर ठीक ठाक रखते हैं तो आप ये पोजीशंस इन स्टॉक के अंदर भी देख सकते हैं। हालांकि पीएसयू बैंक्स में बस वापस आया है, पीएनबी में स्पेशली काफी स्टीम लौटा है, लेकिन न्यूज फ्लोज के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिएगा। एसबीआई लंबी अवधि के लिए बेस्ट है। ये पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ब्रोकरेज हाउस का टारगेट 420 450 तक के भी है, लेकिन बाकी दोनों में थोड़ा कॉशियसली मीडियम टर्म का अप्रोच अपना रख के आप चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वोल्टास 945 आज सर नंबर भी आए रजत जी वोल्टास के, और वोल्टास वैसे भी फ्लेवर में आने वाला है। नॉर्थ इंडिया में गर्मी काफ़ी है, अगर आप नॉर्थ साइड पर आए होंगे तो अच्छी खासी गर्मी शुरू हुई है। मई जून और पार्शल जुलाई बहुत तेज़ गर्मी होती है और उसके बाद भी जो एसी की डिमांड है वो काफ़ी इंटैक्ट रहती है। तो ये तो इनके लिए एक बड़ा काम है ही, कूलिंग सोल्यूशंस में भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर इनके होता है क्रूड, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में मेजर कामकाज करते हैं और क्रूड के प्राइसेस अगर भागते हैं तो मिडिल ईस्ट से भी इनको अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज आते हैं, क्योंकि उनकी मेजर इकोनॉमी जो है वो क्रूड पे डिपेंडेंट है। जैसे उनकी इकोनॉमी होगी इनके भी ऑर्डर इनफ्लो बढ़ जाएंगे। कैपिटल गुड्स स्पेस के अंदर भी कंपनी कामकाज करती है। तो वोल्टास वैसे कंपनी बुरी नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, मेजर बिजनेसेस के कूलिंग सोल्यूशन के साथ साथ कैपिटल गुड्स स्पेस में भी है, कई चीजों में अग्रणी है। तो पेडिग्री वाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। आपने अगर हाल फिलहाल में खरीदा नंबर्स के आधार पर तो एटलीस्ट आप वेट करें, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या आती हैं उसको लेकर कमेंट्री क्या आती है, कॉन कॉल्स में क्या आता है, उसके बाद आप इसमें कोई भी कॉल लें। लेकिन लंबी अवधि के लिए दो राय नहीं है स्टॉक में कोई भी। यस बैंक राकेश जी का भी सवाल है और वीरेंद्र पाटिल साहब का भी सवाल है। 17 रुपए के दाम पे खरीदारी है। पाटिल साहब 15,000 शेयर 17 रुपए के दाम पर हैं। बड़ी क्वांटिटी में हमने खरीदारी की है यस बैंक में। पता नहीं आपने इसके नंबर देखे हैं, लेकिन अदरवाइज फंडामेंटल में अभी तक कोई फेरबदल हुआ नहीं है। 2 बैंक्स जो कि प्राइवेट स्पेस से पीएसयू या एलाइड जो प्रॉक्सी या क्वासी पीएसयूज होते हैं वो बने हैं, जिसमें एक आईडीबीआई बैंक है, एक यस बैंक है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी का मेजर स्टेक है और यस बैंक में एसबीआई अब कमान संभाल रहे हैं बतौर इन्वेस्टर। सिचुएशन अब तक कोई नंबर्स में इंप्रूव नहीं हुई है। नंबर्स इंप्रूव होंगे तो आप इस पर कोई कॉल लीजिएगा, या तो लंबी अवधि के लिए या अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी सिचुएशन में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ है तो अभी तो कॉल कहना मुश्किल है। नंबर्स इंप्रूव होने दीजिए फिर कोई भी इसमें कॉल लीजिएगा। अभी तक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कुछ कहना मुश्किल भी है। पीवीआर गोपाल प्रसाद वाजपेयी साहब का सवाल है। वाजपेयी साहब पीवीआर नंबर्स पे डिपेंड करता है, कारोबार तो है नहीं एक साल से इनका कुछ भी, क्योंकि मेजरली जिस कारोबार में ये है वो लेजर बिजनेस और लेजर है नहीं। आप ये बात बखूबी जानते हो, पिक्चर में नहीं जा रहा है अभी, कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही, सारी मूवीज ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं। और F&B बिजनेस जो होता है, फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस जो इनके लिए 40-45% रेवेन्यू लाता है, वो भी इसी कारोबार के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कारोबार भी नहीं हो पा रहा है। रेंटल कॉस्ट को इन्होंने नेगोशिएट किया है नीचे की तरफ ताकि ज्यादा रेंट ना भरना पड़े, लेकिन फिर भी बिजनेस तो है नहीं, लॉस हो रहा है। एविएशन कंपनी इसीलिए फंड रेज कर रही है कि उनके पास भी बिजनेस टाइट हो रहा है, और सेम एविएशन से भी ज्यादा खराब सिचुएशन में पीवीआर या मल्टीप्लेक्स कंपनीज हैं। थोड़ा प्रेशर रहेगा, अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो सिचुएशन ईज आउट हो ही जानी चाहिए। जब तक सिचुएशन ईज आउट नहीं होगी कारोबार सुधरेगा नहीं, वैक्सीन ड्राइव तेज नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा नहीं, केसेस नीचे आएंगे नहीं, ये सब नहीं होने वाला। लेकिन कॉन्ट्रा प्ले आप एटलीस्ट में जरूर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको रखना पड़ेगा, लेकिन शायद सिचुएशन कभी ना कभी तो सुधरेगी, जब सुधरेगी तब यहाँ की भी सुधरेगी, अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। यस बैंक पे हम बातचीत कर चुके हैं, इसके अलावा एसबीआई बात हो गई। बहुत सारे सवाल लेकिन सारे ऑलमोस्ट कॉमन। अच्छा, स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर 2 से 3 साल। सर मैं आपका नाम पहले तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सेवांग साहब है शायद आप, लेकिन सर 2 से 3 साल के लिए स्टॉक की रिकमेंडेशन मत लीजिए। आप ऐसे समझ के चलिए कि आपको कोई भी शेयर लेना है तो अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करना है और अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे के एवेन्यूज को देखते हुए, आपके फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए आप इन्वेस्ट करिए। शेयर अगर आप डायरेक्टली नहीं जानते तो म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफ्स पे आप तवज्जो दे सकते हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या स्टॉक में अगर आप जाना चाहते हो तो लीडर, एशियन पेंट, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, ये 5-6 नाम, एचडीएफसी बैंक,
HDFC लाइफ, इन सबको आप हमेशा ध्यान में रखिए। हर कंपनी के मेजर्स के साथ जाइए अगर आप बाजार में नए हैं तो, और अगर आप लंबी अवधि के लिए जाना चाहते हैं तो। कोई भी अप डाउन आएगा, मिसाल के तौर पर 1600 रुपये TCS गया था 23 मार्च को, आज 3300 रुपये खड़ा है। 900 रुपये रिलायंस गया था 23 मार्च को, आज आपके सामने 2200-2300 रुपये खड़ा है। HDFC बैंक कहीं कहीं पर 600-700 रुपये के आसपास होकर आया था, आज वापस अपनी रेंज में आ चुका है। HDFC लाइफ 300 रुपये आया था, आज 700 रुपये आ चुका है। एशियन पेंट, ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो तेजी से नीचे आएंगे और जैसे सिचुएशन सुधरेगी सबसे पहले रिबाउंड करेंगे। तो लीडर के साथ रहिए, किसी भी क्राइसिस में वो हमेशा हेल्प करते हैं। लंबी अवधि के लिए उनके साथ रहना हमेशा बेहतर होता है, भले वो लीडर मिड कैप में हो। मिड कैप में भी कई ऐसे लीडर हैं जो कि जैसे पीडीलाइट है, या फिर आप एग्रोकेमिकल स्पेस की कई कंपनी, PI इंडस्ट्री ऐसी कंपनियां, वो अच्छी कंपनियां हैं, एस्कॉर्ट्स वो अच्छी कंपनी है। तो इस तरह की कंपनियां जो कि क्राइसिस में नीचे आएंगी लेकिन वापस ऊपर आएंगे। सब में ब्रोकर हाउसेज ये मानते हैं कि लीडर के साथ रहिए, लंबी अवधि का निवेश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और। फिलिप्स कार्बन, ये नई कंपनी है। सोलंकी साहब, इस पर राजेश अग्रवाल साहब की जो कोलकाता में है, ईस्टर्न फाइनेंशियल वाले, उन्होंने कई बार इस पर खरीदारी की राय दी है। बहुत स्ट्रांग ग्रुप की कंपनी है, कार्बन ब्लैक की सबसे बड़ी कंपनी है और मेजर कारोबार है इनके पास इस बिजनेस में। अच्छा नंबर आए थे लास्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर, ठीक है, साउंड कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल वाइज। अगर आपको आपकी खरीदारी किस भाव पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको नीचे के दाम पर मिल जाए, यहाँ से हाफ भी हो जाए, तो भी आप इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी है इन टोटल ये। हम बातचीत कर चुके हैं। GMDC, केजरीवाल साहब का सवाल है। केजरीवाल साहब, GMDC रिसेंटली थोड़ा चर्चा में आया था मेटल की साइकिल की वजह से। वैसे तो ये कंपनी NMDC या गुजरात मिनरल है, तो गुजरात के बेसिकली आयरन और बिजनेस के अंदर ये कंपनी का कामकाज है, लेकिन इतना बड़ा रिजर्व नहीं, इतना बड़ा NMDC का रिजर्व है, तो वो ज़्यादा बेटर कंपनी है। और NMDC जब नीचे आया था तो एक अच्छी डिविडेंड डील में भी था। GMDC भी 5% की यील्ड था उस समय पर जब ये फॉल हुआ था, लेकिन वहाँ से अब तो यील्ड इसका नीचे आ चुका है। ठीक ठाक है, लेकिन आप मीडियम टर्म के लिए रखिएगा। इस पर कोई ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसके ऊपर टारगेट नहीं दे सकता, लेकिन मोर और लेस इसको आप अगर आप रखना चाह रहे हैं तो एक मीडियम टर्म का ही टाइम फ्रेम लेकर यहाँ पर अपनी रणनीति को आप बना सकते हैं। चलिए एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। हम बातचीत कर चुके हैं ट्राइडेंट पे, PVR पे, कैंप्स पे, IRFC पे, उसके अलावा और कोई शेयर। अपोलो टायर, हर्षित मखीजा साहब का सवाल है। मखीजा साहब, अगर टायर स्पेस में थोड़ा वोलेटाइल शेयर चाहिए तो अपोलो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मूव आता है वोलेटाइल, C8 इसमें और C8 में। कंपनी वाइज अगर ऑर्डर आपको रखना है, मार्केट शेयर के लिहाज से रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है, पहला तो MRF ही आ जाएगा, फिर C8 आएगा, फिर अपोलो आएगा, फिर JK आएगा। इस तरह से आप चल सकते हैं। और ओवरऑल बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो C8 इज द बेस्ट। सेकंड बेस्ट में आप अपोलो को मान सकते हैं। MRF एंड बालकृष्ण भी बुरा नहीं है, बालकृष्ण के नंबर भी आने वाले, और ये चैलेंज रहेगा, अगर बालकृष्ण के नंबर अच्छे आ रहे या बेहतर परफॉर्म हो गए तो शायद रीरेट हो जाए पूरा सेक्टर। तो आप इस लिहाज से अपोलो को क्रूशली वॉच कर सकते हैं, और बालकृष्ण के नंबर जो कि आने वाले हैं फ्राइडे को, उसको भी जरूर आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फिलहाल अभी इतने सवालों को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की, जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनसे हम सवाल नहीं ले पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch, ये मेरा ट्विटर हैंडल है।